हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। ये प्रोबेबिलिटी के लिए ज़रूरी है और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो अदरवाइज भी इंडिपेंडेंट टॉपिक है सीजीएल में और बहुत सारे एग्जाम्स में, और ये रियल लाइफ से भी काफ़ी रिलेटेड है और ये आपको यू आर लाइकली टू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें जो आपको काउंट करनी होती हैं, बहुत सारे चॉइसेस, उनको एक एक करने के बजाय आप इमिडिएटली पता लगा सकते हैं कितने चॉइसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आज मैं आपको करीब 10 सवाल इसमें कराऊंगा और ये सवाल जो है वो टिपिकल हैं इन द सेंस कि यदि आप इनको ध्यान से देखें, एक तो आपके दिमाग में कोई मेमोरी लोड नहीं होगा और दूसरा इनको करने के बाद आप जो नॉर्मल सवाल होते हैं, अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन हो, आप इन्हीं सवालों की मदद से लगा पाएंगे। तो इफ़ यू आर लकी then without doing much and just going through these questions, you will be able to likely solve any problem that comes in the examination unless it's too tricky. Okay, तो unless कि बहुत ज़्यादा कठिन हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये पार्ट 1 आप समझ लीजिए, बाद में जो ट्रिकियर क्वेश्चंस हैं हम दूसरे पार्ट में करेंगे और उसके बाद तीसरा पार्ट भी कर सकते हैं। तो आज ये 10 सवाल करेंगे, ये 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये पहला सवाल देखिए। कोई आदमी दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है और मुंबई से वापस अपना ट्रिप प्लान कर रहा है। तो 3 ट्रेनें जाने के लिए हैं और 2 ट्रेन वहाँ वापसी के लिए हैं, उसका जैसा टाइम शेड्यूल उसके हिसाब से। तो हमें ये पता करना है कि कितने डिफरेंट तरीके से अपना वो ट्रिप प्लान कर सकता है। डिफरेंट से मतलब है कि आने और जाने में कम से कम एक में एक दूसरी ट्रेन यूज हो। ठीक है, तो आप देखिए, यदि पहले ट्रेन को हम कहें नंबर 1, दूसरी ट्रेन 2, 3, ये दिल्ली से मुंबई के लिए हैं और लौटने में 4 और 5, ये 2 ट्रेनें बैक के लिए हैं। तो सपोज उसने पहली ट्रेन चूज की, तो फिर दूसरी के लिए लौटने के लिए वो चौथी नंबर 4 ट्रेन यूज कर सकता है या 5 यूज कर सकता है। तो 1 आउट गोइंग के साथ 4 बैक, ये 2 चॉइसेस हो गई। सिमिलरली दूसरी ट्रेन के साथ 2, 4 एंड 2, 5, यदि नंबर 2 ट्रेन यूज करता है तो लौटने के लिए 4 और लौटने के लिए 5, ये 2 चॉइसेस हैं। एंड सिमिलरली यदि तीसरी ट्रेन चूज करता है तो लौटने के लिए चौथी और लौटने के लिए 5। तो क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रोपोजिशन है, तो आप देखते ही बता सकते थे इन एनी केस बिना ये लिखे कि टोटल उसके पास 6 चॉइसेस हैं। लेकिन वो 6 चॉइसेस कैसे आई हैं? पहले एक एक्शन के लिए जितनी चॉइसेस हैं 3 और दूसरे एक्शन के लिए दूसरी चॉइसेस हैं 2, इनका मल्टीप्लिकेशन करने से आया है। तो इसको हम m इंटू n थ्योरी कहते हैं, जिसका मतलब है कि यदि कोई काम m तरीके से किया जा सकता है और एक दूसरा काम n तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों को करने के m इंटू n तरीके होंगे। और ये सिंपल प्रोपोजिशन जो है, ये सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेस है। तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 3 स्टेप होते हैं तो हम m इंटू n टू p कर सकते हैं। दैट इज टू से, यदि वो दिल्ली से बंदा जयपुर जा रहा है और जयपुर से मुंबई आ रहा है और मुंबई से वापस दिल्ली जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 3 ट्रेन है, यहाँ पे 4 और यहाँ लौटने के लिए 5। तो इन दैट केस जैसे हमने यहाँ 6 निकाला 3 इंटू 2 करके, वैसे यहाँ पर 3 इंटू 4 इंटू 5, तो यहाँ पे 60 चॉइसेस होंगी। तो आगे हम जो भी थ्योरम पढ़ेंगे उनका बेस यही है। और आप ये बात हमेशा दिमाग में रखें, m इंटू n थ्योरी, इससे सारे सवाल जो है डिराइव हो सकते हैं। अब ये दूसरा देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कुड बी फॉर्म्ड मीनिंगफुल और मीनिंगलेस यूजिंग ऑल द 3 लेटर्स P, A and T। 3 लेटर है आपके पास।
PAT। तो हमको अलग अलग वर्ड बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड हो सकता है खुद PAT, एक हो सकता है PDA, उसी तरह से एक हो सकता है APT, और एक हो सकता है ATP, तीसरा हो सकता है TPA, और TAP। तो अब ये देख सकते हैं कि आपने ये 6 वर्ड बना लिए और हमने लिख दिया है मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, जिसका मतलब है कि आपको ये पर्टिकुलर सीक्वेंस देखना है, उसका कोई मीनिंग निकले जरूरी नहीं है, उसको हम वर्ड ही कहेंगे। जैसे PTA में नॉट बी अ वर्ड, लेकिन यहाँ पे जो हम जिस सेंस में कह रहे हैं ये एक वर्ड है, तो यहाँ पर 6 आ गए। तो यहाँ देखिए फिर से हमने M-N-O-N थ्योरी का यूज़ किया है। तो जब भी आप ये वर्ड बनाने वाले सीक्वेंस हैं या इस तरह की और कोई बात, तो इन्होंने कहा कि भाई तीनों लेटर यूज करने हैं। तो आप 3 बॉक्स इमेजिन कीजिए, ये 3 बॉक्स हैं, एक एक साइड में रखा हुआ है। इन 3 बॉक्सेस को आपको भरना है PANT इनसे। तो जो पहला बॉक्स है वो 3 तरीके से भरा जा सकता है क्योंकि 3 लेटर हैं, और दूसरा एक इसको इसमें एक लेटर भरने के बाद दूसरा बॉक्स जो है वो 2 तरीके से भरा जा सकता है, और उसी तरह से अब एक बच गया तो तीसरे बॉक्स को भरने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब M×N×P थ्योरी से या M×N थ्योरी से हम कह सकते हैं कि तीनों बॉक्सेस को भरने के 3×2×1 यानी 6 तरीके। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ आपने सारे जितने एग्जस्ट हो सकते थे आपने सारे एग्जस्ट कर लिए और 6 आए, यहाँ 6 आ गया। तो आपको लगता है कि ऐसा, मतलब आपको लग सकता है कि ऐसा करने से भी निकल सकता है विदाउट दिस थ्योरी, ये सही है, लेकिन मान लीजिए 5 लेटर हों या 10 लेटर हों तो कैसा निकलेगा? तो M×N थ्योरी से ये एकदम आसान है। ये सेकंड सवाल हो गया। अब ये तीसरा सवाल देखिए, हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स कुड बी फॉर्म्ड चूजिंग फ्रॉम द लेटर्स ABCDE। अब आपके पास यहाँ पे 5 लेटर है, इनसे आपको अब सारे लेटर आपको यूज नहीं करने हैं, आपको 5 लेटर के वर्ड नहीं बनाने हैं, आपको 2 लेटर चूज करके वर्ड बनाने हैं। तो कितने वर्ड बन सकते हैं? तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा 2 लेटर आप चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए A और B चूज करें तो इससे 2 वर्ड बनेंगे AB और BA। यदि आप A और C यूज करते हैं तो AC और CA, ये 2 बन गए। यदि आप A और D यूज करते हैं तो AD और DA। तो ऐसे कितने हो सकते हैं? फिर आप B और C चूज कर सकते हैं, A और E चूज कर सकते हैं, C और E यूज कर सकते हैं, D और E चूज कर सकते हैं। ऐसे कितने बनेंगे? तो यदि आप M×N थ्योरी को याद करें तो फिर आप कह सकते हैं कि हमने 2 लेटर के वर्ड बनाने हैं। 2 बॉक्स बना लीजिए। अब पहले बॉक्स को भरने कितने तरीके हैं? क्योंकि आपके पास 5 चॉइसेस हैं, तो पहले बॉक्स को आप 5 तरीके से भर सकते हैं, एनी वन ऑफ द 5। और इसको 1 से भरने के बाद आपके पास 4 चॉइसेस बचेंगे, दूसरे को आप 4 तरीके से भर सकते हैं। और M×N थ्योरी से टोटल 20 तरीके हो सकते हैं। तो बिना आप ये सारा काउंट किए आप बता सकते हैं कि 20 लेटर ऐसे 20 वर्ड ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं परमुटेशन। आप क्या कर रहे हैं? परमुटेट कर रहे हैं लेटर्स को। तो इसमें आप देखिए, यदि आपके पास मान लीजिए n लेटर्स हैं और आपको उसमें से r लेटर यूज करके बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप r बॉक्सेस बनाएंगे। यहाँ पे r जो है वो n से कम होगा या एट द मैक्स n के बराबर होगा, ऐसे r बॉक्सेस हैं। तो पहले बॉक्स को भरने का तरीके n हो गए,
दूसरे बॉक्स को भरने के तरीके n-1 क्योंकि आपने एक यूज कर लिया। तीसरे को भरने के n-2। और यदि r बराबर n है तो इसमें तो यहाँ n बॉक्सेस ही बनेंगे, तो ऐसे करते करते आप लास्ट में आपका जो है 1 बच जाएगा। जैसे आप 5 और 2 से करके देखिए, मान लीजिए n5 और r2 है, तो आप क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। टोटल चॉइसेस आपके पास 5 है, 5 में से आपको 2 बॉक्स भरने हैं। तो पहले को भरने के तरीके 5 और दूसरे को भरने के तरीके 4। ये हो गया 5 × 4। इसको हम कहते हैं NPR। ये परम्यूटेशन का सिंबल है। यहां पर ये बताता है कि n लेटर्स में से r को लेके आपको परम्यूटेट करना है, और इसकी वैल्यू जो होती है, आपको पहला जो जितने टोटल नंबर n है वो चॉइस होती है, नेक्स्ट एक कम हो जाती है n-1। ये कितनी बार करना है, r बार, r टाइम्स। ओके। और यदि आपको सारे n लेटर यूज करने हैं, मतलब आपको n लेटर्स में से n लेटर के ही वर्ड बनाने हैं, इन दैट केस जो आपके चॉइसेस होंगी वो n × n-1 इंटू ऐसा करते करते लास्ट में 1 आ जाएगा। तो ये NPR होता है। तो 5 और 2 वाले सेंस में हम कहेंगे यदि n बराबर 5 है और r बराबर 2 है, तब तो दो पहले बॉक्स को भरने के तरीके n और दूसरे को n-1। ये हो गया आपका आंसर। और यदि r बराबर 5 ही है, मतलब 5 में से लेके आपको 5 ही लेटर के वर्ड बनाने हैं, तो आपका पहले को भरने के तरीका हो गया 5, दूसरे को भरने का हो गया 4, तीसरे बॉक्स को भरने का तरीका 3, 2 तरीकों से चौथा बॉक्स भरा सकता है, और लास्ट वाले बॉक्स को भरने का एक ही तरीका रह जाएगा। तो ये जो चीज है 5 से लेके 1 तक जो हमने, आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, आपने 5 से शुरू करके 1 तक मल्टीप्लाई किया है, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। इसका सिंबल होता है ये फैक्टोरियल n। यहां पे n 5 है, फैक्टोरियल 5। तो आप इसको आई होप कि मैं आपके ऊपर मेमोरी लोड नहीं डाल रहा हूं। इसमें जो NPR है, मतलब n में से 2 r चीजों को लेकर परम्यूटेट करने के तरीके हैं, वो NPR कहलाता है। और यदि n चीजों में से पूरे n को लेना है और परम्यूटेट करना है, तो वो फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे 5 है और r 2 है, तो आप कह सकते हैं कि NPR इज 5p2 is 5 × 4। उसी तरह से मान लीजिए R 3 है, यदि R 3 है तो NPR हो जाएगा 5p3। अब 3 बॉक्सेस भरने हैं, तो 5 से शुरू कीजिए, 5, 4, 3। उसी तरह से यदि R 4 है तो आपको 4 बॉक्सेस भरने हैं, तो हो जाएगा 5p4 5, 4, 3, 2। और यदि R 5 है तो ये हो जाएगा 5p5। 5 × 4, 3, 2, 1। ये जो चीज है इसको हम कहेंगे फैक्टोरियल 5। अब सवाल ये है कि यदि r n से कम है, जैसे इस केस में या इस केस में 5p3 में, तो 5p3 में देखिए इसको हम कह सकते हैं 5 × 4 × 3। और इसको हम मैनिपुलेट करके कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल के टर्म्स में।
इसको हम पूरा 1 तक ले जाए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे हम 2 × 1 और करते हैं, ये 5 × 4 × 3 ही हुआ। और इसको ऊपर वाले हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 5, नीचे वाले कह सकते हैं फैक्टोरियल 2। तो आप देख सकते हैं ये 2 जो है वो 5 और 3 का डिफरेंस है, तो हम इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये आपका NPR का फॉर्मूला है। NPR इज फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल की जो, इसको आप एक बार ध्यान से रख के जरा इसको अपने दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। अब जो फैक्टोरियल है वो, उसकी 2 प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, यदि आप फैक्टोरियल 5 लिखें तो इसको हम 5 × फैक्टोरियल 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 जो होगा 4 से लेकर 1 तक मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर हमने बाहर 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n इज फैक्टोरियल n माइनस n × फैक्टोरियल n माइनस 1, किसी उसके लिए। उसी तरह से फैक्टोरियल n माइनस 1 को हम कह सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। जैसे मान लीजिए n 5 है तो n माइनस 1 जो है वो 4 हो गया, फैक्टोरियल 4 बराबर 4 × n माइनस 2 5 माइनस 2 3। और दूसरी चीज, जो फैक्टोरियल 0 होता है वो 1 होता है, फैक्टोरियल 0 जो है 0 नहीं होता, फैक्टोरियल 0 जो है 1 होता है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है 2, ये आगे यूज होंगी कई जगह। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। और आपको ये पता चल गया कि जब आपको कहा जाता है कि किसी वर्ड को आपको प्रमोटेट करना है तो आप बॉक्सेस भी इमेजिन कर सकते हैं या सिंपली ये फार्मूला लगा सकते हैं, NPR इज फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। कई जगह जैसा हम कहें कि जैसे इस सवाल में था 2 लेटर वर्ड बनाने हैं आउट ऑफ 5, तो यहाँ 5p2 हुआ, और ये जो है फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 हुआ। यहाँ फैक्टोरियल 5 को हम कह सकते हैं 5 × 4, उसके बाद जो 3 2 1 है उसको हम फैक्टोरियल 3 ही कह सकते हैं, और नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो यहाँ दोनों कट गए, तो 5 × 4 20 आंसर आ गया आपका। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 5p2 में आपको क्विकली आंसर देने के लिए 5 × 4 कह सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर कि जो बॉक्सेस भरे जाने हैं उनके संख्या है 2, तो 2 बॉक्स भरने हैं, और आप 5 से शुरू करेंगे। पहले को 5 तरीके से भरा जा सकता है, दूसरे को 4 तरीके से। तो बहुत सारी जगहों पर ये आसान होगा, बजाय कि वैसा करें आप उसके बाद कैंसिल करें। कई जगहों पर ये आसान होगा, कई जगह पे हमको उनकी जरूरत पड़ेगी। और somebody who goes to who wants to go mechanically about this, उसके लिए फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट देखें। How many 6-letter words could be formed permutating the letters of the word repeat? तो रिपीट में देखिए 6 लेटर हैं, और ये 6 लेटर वर्ड ही बनाने को कह रहे हैं, तो इन्हीं को हमको परम्यूटेट करना है। RE
पी ई ए टी। अब इसमें और पिछले सवाल में क्या फर्क है कि यहां पर ये ई रिपीट हो रखा है। यदि ये ई के बजाय एक ई जो है किसी और दूसरा लेटर होता है, यहाँ पे रिपीट ना होता, तो हम सिंपली कह देते हैं फैक्टोरियल 6 तरीके से बना सकते हैं इसको, विच इज 720। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ई जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब देखिए रिपीट होने से क्या होगा, मान लीजिए आपने इनको अलग अलग नाम दे दिया, एक को कह दिया E1, एक को कह दिया E2, तो एक इसका कॉम्बिनेशन तो खुद यही है, एक कॉम्बिनेशन तो यही है, सॉरी नॉट कॉम्बिनेशन, R E1 P E2 A T। और मान लीजिए E2 को हम इधर रखें और E1 को उधर रखें, तो एक दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा R E2 P E1 A T। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों डिफरेंट है? ये दोनों डिफरेंट नहीं है। हमने इनको जबरदस्ती E1 E2 लिखा हुआ है, लेकिन है तो ये ई। जब आप इसमें से 2 और 1 हटा देंगे तो पहला और दूसरा दोनों जो है वो एक जैसे बन जाएंगे। तो आपने ये देखा कि एक पर्टिकुलर परमुटेशन में इन रिपीटेशन की वजह से अननेसेसरली 2 आ गए हैं, तो रिपीट होने से अननेसेसरली 2 हो गया। ऐसा हम हर एक उसके साथ कह सकते हैं। तो जितने भी परमुटेशंस बनेंगे अल्टीमेटली उनमें से आधे जो होंगे वो जेन्युइन होंगे और आधे जो होंगे उनका रिपीटेशन होगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इसके जितने परमुटेशंस होंगे 720, उसमें से 360 ही जेन्युइन होंगे, बाकी 360 जो है कॉपी होंगे उसकी, इस E1 E2 की वजह से। तो इसका एक फॉर्मूला फिर ये हो गया कि आपको जब इस तरह के सवाल लगाने हो तो आप पहले तो ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये कोई रिपीटेशन नहीं है, और यदि ऑल 6 यूज करना है तो फैक्टोरियल 6 हो गया नंबर ऑफ परमुटेशंस। उसके बाद जितना रिपीट हुआ है उसको आप फैक्टोरियल कर दीजिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है, तो ये हो जाएगा 720/2 यानी 360। मान लीजिए 7 लेटर होता, 7 लेटर होता और इसके अंदर 3 ई होते, मान लीजिए इस तरह से होता है ये REE PEAT। मान लीजिए आपसे कहता है कि ये जो है एक 7 लेटर वर्ड है, आपको इन्हीं को परमुटेट करना है यूजिंग ऑल 7। कितने तरीके से हो सकता है? तो यहाँ पर जैसे हमने E1 E2 किया, हमको यहाँ E1 E2 E3 3 ई हो गए। अब इसमें देखिए E1 E2 और E3 को और बिना किसी लेटर को मूव किए हम E1 E2 E3 को आपस में कितनी बार परमुटेट कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 के बाद। ये आपको पता है 3 बॉक्सेस को फैक्टोरियल 3 तरीके से भरा जा सकता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस आएंगे, मेरा नंबर ऑफ परमुटेशंस आएंगे, वो जेन्युइन का फैक्टोरियल 3 टाइम्स होंगे, तो हमको फैक्टोरियल 3 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3। उसी तरह से मान लीजिए कि जो रिपीट होने वाले हैं 2 लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए एक वर्ड ऐसा है R E P E A R T। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 लेटर है, लेकिन इसमें रिपीट होने वाले 2 हैं, 2 ई हो गए और 2 आर हो गए। तो इसमें जो परमुटेशन हमको मिलेंगे उसी प्रिंसिपल से जो हमने पीछे बताया आपको, पहले तो आप बिना रिपीटेशन के फैक्टोरियल 7 लिख दें और नीचे आर 2 बार आया है फैक्टोरियल 2 लिखें, और ई 2 बार आया है उसके लिए फैक्टोरियल 2 लिखें। ये इसका आंसर होगा। इस लेटर को यदि आप परमुटेट करना चाहें तो इसको आप कर सकेंगे। ये हो गया फैक्टोरियल 7 आता है 120 इंटू 6 इंटू 7, ये फैक्टोरियल 5 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू।
इतने इतने परम्यूटेशन हो जाएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सारा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि वो बेसिकली जो इसका फंडामेंटल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिपीटेशन जो है ये इसमें कवर होगा। अब ये सवाल देखिए, कुछ किताबें हैं जो सेल्फ में एक के बगल में एक इस तरह से रखनी है। 3 फिजिक्स की बुक्स हैं, 2 केमिस्ट्री की हैं और 4 मैथ्स की हैं, और ये आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग अलग है। अब हमको सेल्फ में इनको जमाना है, तो हम कितने तरीके से जमा सकते हैं। यदि केमिस्ट्री की बुक को हमेशा साथ में होना है तो देखिए ये थोड़ा सा अलग हुआ, और मान लीजिए ये सारी किताबें अलग अलग है, डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हैं, तो इसमें आइडेंटिकल कुछ नहीं है, तीनों बुक्स फिजिक्स की वो अलग अलग है। तो टोटल हम बुक्स देख रहे हैं 3, 2, 5, 4, 9, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर होता है फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 तरीके से जमा सकते हैं आप, जो हमने शुरू में ही पढ़ा एम थ्योरी से। मतलब आपके पास 9 स्पेसेस हैं, 9 टाइम्स। तो पहले को आप 9 में से कोई भी किताब रख सकते हैं, तो 9 चॉइसेस हैं। दूसरे को करने के लिए 8 चॉइसेस हैं, फिर 7, फिर 6, ऐसे करते करते 1 आएगा, वो फैक्टोरियल 9 हो गया। तो ऑर्डिनरी फैक्टोरियल 9 होता। लेकिन यहाँ भी ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की बुक्स को हमें साथ में रखना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ आपने केमिस्ट्री रखी तो आप दूसरी केमिस्ट्री की बुक यहाँ रखें, ये नहीं चलेगा। तो हमको यदि इस रेस्ट्रिक्शन के साथ रखना है तो हम कैसे रखें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप समझने के लिए इस तरह से देखें कि आपने दोनों केमिस्ट्री की बुक्स को एक पैकेट में डाल दिया, ठीक है, या उनको बांध दिया। अब 3 बुक्स फिजिक्स की हो गई, अब वो जो बांध गया उसको एक समझिए, एक केमिस्ट्री का पैकेट हो गया और 4 मैथ्स की बुक हो गई। इनको अब आप 3, 1, 4, 4, 8 जगहों पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टोरियल 8 तरीके से। और हर बार जितने फैक्टोरियल 8 तरीके जो होंगे, हर एक तरीके में आप केमिस्ट्री की बुक्स को उसको एक्सचेंज करके, मतलब ये पहले है उसको बाद में कर दें, हर तरीके में आप 2 कर सकते हैं एक की बजाय। तो इसका आंसर हो गया फैक्टोरियल 8 × 2। तो ये फैक्टोरियल 9 से बहुत अलग है। ये जो पहला आपका आंसर होता फैक्टोरियल 9 उससे बहुत कम है, फैक्टोरियल 8 × 2। ओके, इनफैक्ट 4.5 टाइम्स कम है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, और है तो नहीं, सिंपल सा है। जो भी आपको कहता है भाई एक साथ रखना है तो आप उनको एक साथ बांध दीजिए। जैसे मान लो 3 किताबें होती है, जैसे फिजिक्स की बुक है, उनको एक साथ रखना है तो आप उसको एक पैकेट बना लेते हैं, तो वो हो गया 1, 2, 1, 3 और 4, 7, तो जो था फैक्टोरियल 7। और उसके बाद उन 3 किताबों को आप फैक्टोरियल 3 तरीके से परम्यूटेट कर सकते हैं, तो हो जाता फैक्टोरियल 3। ये आंसर हो जाता। तो इन सवालों को लगाने में मैं आपसे ये कहूंगा कि फैक्टोरियल 6 तक आप वैल्यू कम से कम याद रखें। दैट इज टू से फैक्टोरियल 0 वो 1 है, मैंने आपको बताया था कैसे 1 है, मैं आपको बता दूंगा। फिर फैक्टोरियल 1 जो है वो तो 1 है, फैक्टोरियल 2 जो है वो 2 है, फैक्टोरियल 3 जो है वो 6 है, फैक्टोरियल 4 जो है वो 24 है, फैक्टोरियल 5 जो है वो 120 है, और फैक्टोरियल 6 जो है वो 720। क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होता है तो आप इसको सॉरी, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देखें, in how many ways a committee of 3 could be formed selecting from amongst 5 individuals A, B, C, D and E। तो 5 लोग हैं, अब आपको वर्ड नहीं बनाने हैं, आपको कमेटी बनानी है।
इन 5 लोगों में से 3 लोगों को चूज करना है, आपको कमेटी बनानी है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि इसमें से आप मतलब यहाँ 5 चेयर रखी हुई, तीन चेयर रखी हुई है, सॉरी 3 लोग कमेटी बनानी है, 3 चेयर अंदर रख दी। अब मान लीजिए आपने ए बी और सी को सिलेक्ट किया, ए को यहाँ बैठा दिया, बी को यहाँ बैठा दिया और सी को यहाँ बैठा दिया। अब मान लीजिए आप इन्हीं 3 को, बी को यहाँ बैठाते हैं और ए को यहाँ बैठाते हैं और सी को यहाँ बैठाते हैं। तो ये दो जो है अलग अलग कमेटी है क्या? ये नहीं, एक ही कमेटी है। इसका मतलब हुआ कि जो हम वर्ड बनाते हैं, जहाँ हम परमुटेट करते हैं, उससे ये अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि इसको हम 3 चेयर रख दें और हम कहें कि भाई पहला चेयर को करने के 5 तरीके हैं, क्योंकि 5 में से कोई मेंबर ले लो, दूसरे को करने के 4 और तीसरे को करने के 3। तो 5p3 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 विच इज 543। इतने तो फॉर्मुलेशन बनेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ABC, BAC, CAB ये सब एक जैसे हैं। ऐसे आप 6 लिख सकते हैं जो कि अलग होंगे एक दूसरे से, लेकिन कमेटी के तौर पे आप देखें तो वही 3 इंडिविजुअल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपको ABCDE में से कमेटी बनानी है, तो मान लीजिए 5 को आप कमेटी में रखना चाहते हैं, 5 लोगों को कमेटी बननी है, तब तक ये कमेटी बनी, 5 को ले लिया, इसमें डिफरेंट वेज का सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि चेयर वाली बात होती है तो फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठ सकते हैं, ये वो या तो 120। कमेटी जब बनानी होती है तो हम फॉर्मुलेशन से तो स्टार्ट करें, लेकिन हम ये देखें कि जैसे मान लीजिए इस केस में 5 पे 6 करते हैं तो हमारा 60 आ गया। तो इन 60 तरीकों में हम देखते हैं कि यूनियन तरीके कितने हैं। एक तरीका जो यूनियन है, जैसे ABC, उसको हम फैक्टोरियल 3 तरीके से और बना सकते हैं, अलग अलग चेयर पे अलग अलग ढंग से बिठाएं। इसका मतलब हुआ कि जब हम परम्यूटेट करके 60 लिख रहे हैं तो ये एक्चुअल सिलेक्शन का फैक्टोरियल 3 टाइम्स है, तो इसको हमको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके जो 3 लोगों को लेकर जो कमेटी बनानी है, उसमें अदरवाइज जो 60 आंसर आएगा, उसमें जो सिलेक्शन करते हैं हम, उसको हम लिखते हैं NCR। तो उसमें यह होगा कि आप पहले परम्यूटेशन बनाइए, लेकिन उसके बाद जितना R है उसको फैक्टोरियल R तरीके से डिवाइड करें। ओके, जैसे यहाँ पे 60 है तो 60 में फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो कुल 10 तरह से कमेटी बन सकती है। और जब काउंट करना शुरू करें तो आप देख पाएंगे ABC जैसे 1 हो गया, ABD 1 हो गया, ABE 1 हो गया, फिर BCD 1 हो गया, फिर BDE हो गया, फिर CDE हो गया। ऐसे आपको 10 कमेटी बनेगी। फार्मूला ये है, पहले आप चेयर्स की तरह समझ के आप निकालिए कि भाई ठीक है इतनी तरीके से परम्यूटेट किया जा सकता है इनको, लेकिन जितने लोग हैं उनको आपस में आप इधर उधर करेंगे, उतने टाइम्स ज्यादा परम्यूटेशन बन गए तो आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। तो जो सिलेक्शंस होते हैं वो हमेशा परम्यूटेशन से कम होंगे, उसका एक फ्रैक्शन होगा। परम्यूटेशन को आपको फैक्टोरियल R से डिवाइड करना है। ओके, तो इतना करने से आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के फार्मूले जो हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो NCR में हम कह रहे हैं नॉट नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल रीजन, ये है NPR बाई फैक्टोरियल R। क्योंकि NPR जो है वो फैक्टोरियल N इंटू फैक्टोरियल N माइनस R है, हम कह सकते हैं कि NCR इज दिस। तो NCR में क्या होता है कि ये जो बटे का साइन है इसके नीचे 2 नंबर्स आते हैं, एक तो ये R आता है और दूसरा N और R का डिफरेंस आता है। ओके, जबकि NPR में सिर्फ नीचे वाले का फैक्टोरियल आता है, ये याद रखना है।
NCR is factorial n divided by factorial n minus r into factorial r. NPR is factorial n divided by factorial n minus r. और इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप NC5 निकालें और NC2 निकालें, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि यहां जब आप लिखेंगे इसको कुछ और लिखा जाए, जैसे आप 5C3 निकालें और 5C2 निकालें, इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी। इसलिए कि आप देखिए यहाँ आप लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बटे इन दोनों का डिफरेंस और खुद ये, और इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 5 इन दोनों का डिफरेंस और खुद ये फैक्टोरियल r। ये दोनों आप देख रहे हैं बराबर। तो आप हमेशा याद रखिए कि यदि r और दूसरे r में यहाँ पे वो n माइनस आर के बराबर है, दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है, दैट इज टू से NCR और NCn माइनस आर ये हमेशा बराबर होगी। ओके, तो आप n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करें या n माइनस r चीजों को सिलेक्ट करें, दोनों के नंबर ऑफ सिलेक्शन सेम होंगे। और इसको आप ऐसे ही सोच सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 25 लोग हैं और उसमें से आपको 3 लोग कमेटी बनानी है, तो 25 से 3 कैसे बनेगा? तो जब भी आप 25 में से 3 लोगों को निकालेंगे 22 छूट जाएंगे। तो जितनी बार आप अलग अलग 3 निकाल सकते हैं उतनी ही बार 22 भी दूसरी एक टीम बन गई 22 लोगों की जो कि कमेटी में नहीं है। इसलिए आप चाहे 25 से 3 करें या 25 से 22 करें, नंबर ऑफ सिलेक्शन सेम होंगे। ओके, अगला सवाल देखें। In how many ways a 5-member committee could be formed, choosing from 6 males and 3 females, if exactly 2 members are to be females? तो 6 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, 5 लोगों कमेटी बननी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो इसमें देखिए, यदि 2 मेंबर्स को फीमेल होना है तो 2 फीमेल जो है 3 फीमेल में से चूज करनी है आपको, वो हो जाएगा 3C2। अब क्योंकि 2 फीमेल मेंबर्स हो गई तो अब 3 मेल मेंबर्स बचे जिनको हमको चूज करना है। तो 6 में से 3 जो है मेल अब इस तरह चूज कर सकते हैं। और अगेन एम एंड एन थ्योरी से अब कह सकते हैं कि टोटल नंबर जो है वो सिलेक्शंस इतना m इंटू एल। ओके, तो ये हो गया आपका 3C2 यानी फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ये आंसर हो गया इसका। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 3, फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 3 आप कह सकते हैं 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो गए, तो टोटल हो गया 60। तो आप 60 तरीके से कमेटी बना सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 फीमेल मेंबर्स होंगे। ओके, जब भी इस तरह हो जैसे आप कर रहे हैं 6C4 को जैसे आप कर रहे हैं, तो आप लिखते हैं फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आप इसको 6 इंटू 5 तक तो लिखिए, उसके बाद फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 4 लिखें, इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर नीचे आप फैक्टोरियल 2 का 2 लिख दीजिए, इस तरह से 3 इंटू 5 15। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने किया 6 इंटू 5 इंटू 4 किया, उसके बाद हम रुक गए क्योंकि जो फैक्टोरियल 3 है इससे कैंसिल हो गया। ये जो फैक्टोरियल 3 बच गया इसकी जगह हमने 6 लिख दिया। ओके, आठवां सवाल देखिए, ये भी पिछला सवाल जैसा ही है।
अब इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि कितने फीमेल मेंबर्स होनी चाहिए, इन्होंने कहा एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं कि आप कहें कि भाई यदि एटलीस्ट 1 होनी है तो एक फीमेल मेंबर हो सकती है, 2 फीमेल मेंबर हो सकती हैं और 3 फीमेल मेंबर हो सकती हैं। ठीक है, अब 3 फीमेल ही हैं इसलिए 3 से ज़्यादा मेंबर फीमेल हो नहीं सकते। यदि आपने एक फीमेल चूज किया तो मेल आपको फिर 5 चूज करने हैं, सॉरी 4 चूज करने हैं। यदि 2 किया तो 3 करने हैं और 3 फीमेल किया तो 2 मेल करने हैं। तो आप हर एक केस में मतलब 1 फीमेल और 4 मेल, 2 फीमेल और 3 मेल, 3 फीमेल और 2 मेल, ऐसा करके आप कॉम्बिनेशन निकालिए और उनको ऐड कीजिए। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, उनको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, ये आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एम इन टू एन थ्योरी है वो यहाँ पर नहीं लगेगी। ये अलग अलग तरीके हैं और इनको आप जोड़ के टोटल तरीके निकाल पाएंगे। या तो इसको ऐसा करें जैसा आप इसमें करेंगे, तो 3 में से एक फीमेल यूज करनी है, 3C1 इंटू 4 तो 6C4, ये हो गया दिस, प्लस 3 में से आपको 2 फीमेल यूज करनी है, 3C2 इंटू 6 में से 3 मेल, ये हो गया, प्लस तीनों फीमेल तो 3C3 इंटू 2 मेल्स 6C2, इन तीनों को सम करेंगे वो आंसर होगा। या तो आप ऐसा करें या आप क्या कह सकते हैं इसके बजाय मान लीजिए कि आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, 9 में से आपको 5 मिलाने हैं तो आप 9 से 5 निकाल लीजिए। और मान लीजिए कि आप एक भी फीमेल ना चूज करते तो क्या हो जाता, फिर तो आपको 6 में से 5 बनाने हैं। तो ये बिना रेस्ट्रिक्शन है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। और ये है जब कोई फीमेल नहीं है, तो जिसको आप घटा देंगे तो आपको वो मिल जाएगा कम से कम एक फीमेल हो। तो आप पिछले उसके कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 9C5 यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे जो है आपका फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 5 इंटू 4 सॉरी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ 6 के बाद में आया क्या हो गया, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 बनना है उससे कैंसिल हो जाएगा और इनका जो डिफरेंस 4 है वो मैंने फैक्टोरियल 4 यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया आपका 3 2 ये कट गया, 4 इंटू 2 ये हो गया, तो 18 14 126, ये 126 हो गया। और 6 से 5 जो है 6, यहाँ 6 घटा दीजिए तो यह हो गया 120 तरीके से ये कमेटी चूज की जा सकती है। 65 या 6C1 इन दोनों की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। जैसे 6 लोगों में से एक को ही चूज करना है तो आप 6 तरीके से कर सकते हैं, और 6 में से 5 को चूज करना है तब भी आप 6 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एवरी टाइम यू चूज 5 1 इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इसका तो आप इमीडिएटली समझ सकते हैं कि 6 क्यों आ रहा है। और ये हमने ऐसे करके किया तो 6 आया।
लेकिन अब अदरवाइज आप सोचिए कि यदि 6 लोग हैं और उनमें से एक को ही चूज करना है तो 6 तरीके से कर सकते हैं। बिना इस फॉर्मूले को यूज किए आप 6 निकाल सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है यदि इन दोनों का सम जो नीचे आर है इनका सम यदि n के बराबर हो तो उनकी वैल्यू बराबर होती है। तो जिस तरह से आपने ये डिराइव किया कि भाई 6 लोगों में से एक को चूज करना है तो 6 तरीके से हो सकता है, तो इसको भी आप इमीडिएटली 6 लिख सकते हैं 65, क्योंकि दैट इज इक्वल टू 61। ओके, नेक्स्ट देखें। प्रूव दैट NCR इज NC n माइनस R। तो मैं आपको ये बता रहा था, पहले ये बताया मैंने, इसको यदि आप दोनों को इनका फार्मूला लिखें ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस R इंटू फैक्टोरियल R, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, और n में से ये घटाना है तो n माइनस n प्लस R ये हो जाएगा फैक्टोरियल R, और इसको वैसा ही लिख देना है फैक्टोरियल n माइनस R, ये बराबर। अब देखिए फैक्टोरियल n माइनस R यहाँ पे है, यहाँ फैक्टोरियल R, ये दोनों बराबर। और जो इसका लॉजिक मैंने वैसे आपको अदरवाइज बताया कि एवरी टाइम यू चूज R पर्सन्स n माइनस R आर लेफ्ट बिहाइंड, तो यहाँ R पर्सन्स को चूज करने में जितने ग्रुप बनाएंगे आप उतने ग्रुप n माइनस R को चूज करने से भी बनेंगे, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ओके, अब लास्ट और देखिए। In how many ways a committee could be formed, choosing from amongst 4 candidates when there is no restriction as to the number of the members? 4 लोग हैं, इन 4 लोगों में से एक कमेटी बननी है, और कमेटी में कितने मेंबर हो सकते हैं? 1 2 3 4। तो यदि एक मेंबर है तो वो 4C1 तरीके से बन सकता है, और जो 2 मेंबर आप चूज करें तो 4C2 तरीके से बन सकता है, 3 मेंबर चूज करें तो वो 4C3 तरीके से, और चारों ले लें 4C4। ठीक है सर, तो इसका तो आंसर इमीडिएटली 4 हो गया। यदि 4 में से एक को लेना है तो 4 तरीके से किया जा सकता है। ओके, 4C2 क्या होगा? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। 4C3 क्या होगा? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। 4C क्या होगा? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4। तो ये हो गया 4, पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 4 इंटू 3/2, तीसरा हो गया 4, और लास्ट वाला हो गया 1। तो 4 + 6 + 4 + 1 हो गया 15। 15 तरीके से कमेटी बन सकती है। ओके, तो ये आपका फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन के जो बेसिक्स हैं वो मैंने आपको बताए, और इसमें आप शुरू से वही याद रखें, ये जो बेसिक फंडा है वो M/N है। वहां से आपको यदि पूरे n लोगों को लेकर परमुटेट करना है या n लेटर्स को लेकर परमुटेट करना है तो वो कैसे होगा? वो फैक्टोरियल n होगा। अदरवाइज NPR आपको लगाना है। यदि आपको R जैसा मान लीजिए N5 है और R 2 है, तो आप हमेशा याद रखिए कि R 2 बॉक्सेस हैं वो आपको भरने हैं, ये परमुटेशन में है। और कॉम्बिनेशन जो है परमुटेशन से रिलेटेड है, लेकिन वो बॉक्सेस का सवाल नहीं है। पहले आप परमुटेट करते हैं और फिर फैक्टोरियल आंसर्स को डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिक्स हैं, इनको आप बार बार देखें।
कोई ज़्यादा मेमोरी लोड नहीं है, एक बार जाकर दिमाग में बैठ गया तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के करीब मैं समझता हूँ समथिंग लाइक 75% सवाल तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है सर, ओके थैंक्स। आगे हम नेक्स्ट उसमें और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। उसके पहले दूसरे टॉपिक्स लेंगे, प्रोबेबिलिटी हो गया था, प्रोबेबिलिटी हो गया, परसेंटेज हो गया, फिर हम सेकंड राउंड में इसके और डिफ़िकल्ट सवाल लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।